हम अपनी फैमिलीज के साथ अक्सर छुट्टियां मनाने जाते हैं ताकि साथ में यादें बनाई जा सके। जॉन्स भी अपनी फैमिलीज के साथ नटी पुटी केव के पास वाले जगह में छुट्टियां मनाने गया था, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ घंटे उसकी जिंदगी का आखिरी पल होगा। ये नटी पुटी केव की एक दर्दनाक घटना है। जॉन्स थैंक्सगिविंग के छुट्टियों में घर आता है। अपनी फैमिली के साथ कुछ वक्त बिताने के बाद उसने सॉल्ट लेक सिटी के पास यूटा रेगिस्तान में नटी पुटी गुफा का पता लगाने का फैसला करता है। वह पहले इस गुफा में कभी नहीं गया था, लेकिन जॉन्स और उसके भाई जॉस अपने स्कूल के दिनों में काफी समय यूटा के पास वाले केव्स को एक्सप्लोर करने में बिताता था। वह खुद को एक अनुभवी गुफा खोज करता मानता था, लेकिन बीते कुछ साल में वो अपनी लाइफ में काफी बिजी था। उसकी शादी हो गई थी और उसका एक बच्चा भी था, और वर्तमान में वह यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया का मेडिकल स्टूडेंट था। थैंक्सगिविंग ब्रेक में अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए उसने नटी पुटी के पास वाले जगह में हाइकिंग करने का प्लान बनाया। नटी पुटी को नौसिखिया हाइकर्स का बेस्ट जगह माना जाता है। गुफा का मुख्य क्षेत्र सभी के लिए दिलचस्प था। उसमें एक भूल भुलैया कक्ष थी जिसमें बड़े बड़े पत्थरों के चारों ओर ओपनिंग्स थे। सुरंग में एक बड़ा ढलान वाला क्षेत्र था जिसे स्लाइड कहा जाता था, जहां पूरा कमरा 45 डिग्री के एंगल पर नीचे की ओर झुका हुआ था। सुरंग में नीचे जाने के लिए रस्सी लगी हुई थी। केवर्स के आसानी के लिए इसे अच्छी तरह से मैपिंग की गई थी ताकि नए हाइकर्स को इसे एक्सप्लोर करने में आसानी होगी। उस गुफा में कुछ चुनौतीपूर्ण क्षेत्र भी थी, जैसे बर्थ कनाल और ऑर्टा क्रॉल, जो इतनी छोटी थी कि किसी का जाना खतरे से खाली नहीं था। नटी पुटी को आम पब्लिक के लिए कुछ ही दिन पहले खोली गई थी। इसे काफ़ी सालों से बंद रखा गया था। बंद करने की असली वजह थी कि यहाँ पर अक्सर रेस्क्यू मिशंस किए जाते थे। यहाँ आए हाइकर्स अक्सर उस छोटे नैरो ओपनिंग्स में फंस जाया करते थे, खास करके बर्थ कनाल और ऑर्टा क्रॉल के पास वाले सुरंगों में। इसी वजह से यहाँ पर सख्त कानून बनाई गई थी कि हर हाइकिंग ग्रुप के साथ 2 एक्सपीरियंस्ड केबर मौजूद होंगे और हाइकिंग से पहले परमिशन लेनी पड़ती थी। जॉस को भी यहाँ हाइकिंग की परमिट मिल जाती है। यह दिन थी थैंक्सगिविंग से एक दिन पहले 24 नवंबर 2009 की। जॉन की प्रेग्नेंट वाइफ अपनी बेटी लिची के साथ घर पर ही रहती है। जॉन्स अपने भाई जॉस और अन्य फ्रेंड्स के साथ नटी पुटी केव के लिए चल देता है। उसके फ्रेंड्स मेन केव ओपनिंग से हाइकिंग की शुरुआत करते हैं। वहीं पे जॉन्स अपने भाई जॉस और अन्य 2 फ्रेंड्स के साथ केव के चैलेंजिंग हिस्सों को एक्सप्लोर करने निकलता है। जॉन्स पहले भी बर्थ कनाल का स्टोरी सुन चुका था। मैप की मदद से वो लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं। माना जाता था कि बर्थ कनाल का रास्ता बहुत छोटा था और किसी तरह से सबसे पतले हिस्सों को क्रॉस करने के बाद एक छोटा सा स्पेस था जहां पर एक इंसान की खड़े होने की जगह थी। उन्हें पता था कि बर्थ कनाल में जाना अनुभवी लोगों के लिए भी कितना डरावना और घबराहट से भरा हुआ हो सकता है। सब लोग उस विशेष सुरंग को खोजने की कोशिश करने के लिए फैल गए। जॉन और जॉस ने बाईं ओर के मार्ग को लिया और लगभग 15 फीट तक एक छोटी सुरंग से आगे बढ़े। अगले 10 फीट में कई ऊंचाइयों पर ऊपर नीचे उतार चढ़ाव थी। वहां चट्टानों के उभार और तंग जगह थी, जिसके लिए गुफा में जाने वाले को अपने शरीर को कई दिशाओं में मोड़ना पड़ता था ताकि कंधे, कूल्हे और अंत में पैरों को मोड़कर वे सही दिशा में झुक सकें। यह सिर्फ अपने शरीर को बलपूर्वक एक तंग छेद से खींचने का मामला नहीं था। इस क्षेत्र को कॉर्क स्क्रू कहा जाता था, क्योंकि जो कुछ लोग इससे गुजरे थे वे छोटे और लचीले थे, जो अपने सभी कौशल का उपयोग करके धीरे धीरे घबराहट पैदा करने वाले विकृतियों से गुजर सकते थे। कॉर्क स्क्रू क्षेत्र के बाद मार्ग लगभग 5 फीट ऊपर की ओर मुड़ता है, फिर एक चट्टान के किनारे से नीचे की ओर मुड़ता है, जिसमें बाईं ओर 90 डिग्री का तेज मोड़ होता है। अब तक गुफा में जाने वाले लोग कॉर्क स्क्रू के बाद इस छोटे से क्षेत्र का उपयोग जरूरत पड़ने पर खुद को वापस मोड़ने और मुश्किल सेक्शन से वापस जाने के लिए करते थे। 5 साल पहले ब्रॉक क्लार्क नाम का एक 16 वर्षीय लड़का इस कॉर्क स्क्रू सेक्शन में फंस गया था। वह केवल 5 फुट 7 इंच और 140 पाउंड वजनी था, लेकिन जब वह मुड़ने की कोशिश कर रहा था तो वो फंस गया। बचाव कर्मियों को उसे मुक्त करने में 14 घंटे लग गए। जॉन्स ठीक उसी जगह पर था जहां ब्रॉक फंस गया था। जॉन 6 फीट लंबा और 200 पाउंड वजन का था। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि सुरंग के इस हिस्से में मुड़ना उसके लिए कोई विकल्प नहीं था। वह 12 इंच ऊंची जगहों में था, जिसमें उसके दबे हुए शरीर के लिए पर्याप्त जगह नहीं था। वो आगे की ओर बढ़ा और उसके ऊपर से निकल गया। यह पार करने के लिए बहुत छोटा जगह था।
लेकिन उसने सोचा कि वह इसे नीचे खुलते हुए देख सकता है। उसने अपना पेट अंदर खींचा और खुद को दबाव में दबाया। अपने सामने चट्टानों पर आगे की ओर खींचते हुए वह अब नीचे की ओर एक कोन में सिर के बल आगे बढ़ रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि आगे बढ़ने के लिए जगह थी। जॉन को पता नहीं था, लेकिन इससे पहले कोई भी इस कगार को पार नहीं कर पाया था। वह पूरी तरह से अज्ञात क्षेत्र में था। बेहद तंग और असुविधाजनक स्थिति में होने के बावजूद जॉन ने अपना धैर्य बनाए रखा। उसे यकीन था कि आगे एक रास्ता होगा। उसे लगा कि वह बर्थ कनाल के किसी हिस्से में है जहां कई गुफावासी बाधाजनक सुरंग में फंस गए थे, लेकिन जब वे दूसरी तरफ पहुंचे तो सब ठीक हो गया। एक बार जब वह किसी तरह एक टाइट जगह से निकला तो वह इस सुरंग के नीचे की ओर खिसकने लगा। वह लगभग एक हैंड स्टैंड करने की कोशिश कर रहा था, अपने शरीर को ऊपर रखने की कोशिश कर रहा था और यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि कैसे पीछे की ओर धक्का दिया जाए। वह अभी भी मुड़ नहीं पा रहा था और अब वह उल्टा था। गुरुत्वाकर्षण उसके 200 पाउंड के शरीर को उसकी बाहों की कम होती ताकत के खिलाफ खींच रहा था। उसने अपने भाई जोश को चिल्लाया और कहा कि उसका पीछा ना करें। उन्होंने उसके विकल्पों पर चर्चा की और फैसला किया कि आगे बढ़ने और मुड़ने की कोशिश करना सबसे अच्छा विचार था। वह अपने कंधों और सिर पर गिर रहा था। इस वर्टिकल पोजीशन से बाहर निकलने के लिए उसे एक कदम उठाने की जरूरत थी। उसके हेडलैम्प ने उसे आगे फर्श में एक छेद की झलक दी जो एक बड़े स्थान की ओर ले जा सकता था। उसे अब थोड़ा और उम्मीद महसूस हुई। वो सोचने लगा कि थैंक्सगिविंग डिनर पर इस दुर्घटना के बारे में इसके दोस्त हंसेंगे। उसने थोड़ा मोड़ लिया और छेद की ओर बढ़ गया। वास्तव में वह इस सुरंग में कैसे पहुंचा यह किसी को पता नहीं है। ऐसा माना जाता है कि वह फिसल गया होगा या उसके सिर में चोट लगी होगी और वह छोटी जगह में फंस गया होगा। दूसरा विचार यह था कि उसने छेद में देखा, लेकिन उसने जो देखा उसे गलत समझा, यह सोचकर कि यह एक ओपनिंग था और केवल एक मृत अंत नहीं था। किसी भी तरह से जॉन अब सुरंग के नीचे एक छोटे से ओपनिंग में फंस चुका था जो असंभव रूप से बहुत छोटा था, केवल 18 इंच चौड़ा और 10 इंच लंबा। लैपटॉप कंप्यूटर की स्क्रीन से ज़्यादा बड़ा नहीं। जॉन ने खुद को लगभग पूरी तरह से 70 डिग्री के कोण पर उल्टा फंसा हुआ पाया। उसने खुद को इस छेद से बाहर निकालने की कोशिश में कुछ समय बिताया। यह थकाऊ था। उसकी बाहें बेकार में फंस गई थी। एक को अपने छाती के नीचे मोड़ा और दूसरे को अपनी बगल में एक चट्टान पर फंसाया। उसने दीवारों के खिलाफ जोर लगाया और जल्दी से महसूस किया कि उसके सारे प्रयास उसे ऊपर उतली सुरंग में वापस नहीं ले जा पाएंगे। उसके पैर सुरंग के ऊपर वाले हिस्से में हिल रहे थे, लेकिन उसके पैर अब छेद के सबसे छोटे किनारे में फंस गए थे जो केवल 8 इंच चौड़ा था। उसने जॉस के लिए फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसका भाई जानता था कि वह मुड़ने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसकी चीखें एक अच्छा संकेत नहीं थी। जॉस ने इस तंग जगह में वापस अपना रास्ता बनाया और कॉर्क स्क्रू रास्ता को पार किया, लेकिन अपने भाई के विपरीत वह इस बार पैरों के बल गया। वह जॉन की आवाज़ की ओर बढ़ता रहा। अंत में वह एक खतरनाक दृश्य के सामने आया। वह अपने भाई के पैर के अंत को चट्टान से बाहर निकलता हुआ देख सकता था, जैसे कि उसने उसे पूरी तरह से निगल लिया हो। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा जब तक कि उसके पैर जॉन के एक पैर को जकड़ नहीं सके। उसने पकड़ने और ऊपर खींचने की कोशिश की, जबकि जॉन ने कई प्रयासों के बाद अपने अंत से धक्का दिया। वे दोनों ही थका हुआ और निराश महसूस कर रहे थे। जॉस देख सकता था कि यह बहुत गंभीर था और उसे बाहर निकालने के लिए उन्हें प्रोफेशनल हेल्प की आवश्यकता होगी। वह सहमत थे कि जॉस को मदद लेने जाना चाहिए और जॉन को यथासंभव शांत और तनाव मुक्त रहने की कोशिश करनी चाहिए। जबकि जॉस मदद के लिए गया था, परिवार के अन्य मित्रों में से एक जॉन से बात करने के लिए उस क्षेत्र में गया और उसे बताया कि वह कई घंटों तक अकेला नहीं था। जॉन बस उल्टा फंसा रहा और उसका ध्यान मुख्यतः सांस लेने के काम पर था। उसने अपनी छाती को दबाया जहां केवल उथली सांसें ही संभव थी। समय बीतने के साथ गुरुत्वाकर्षण उसे सुरंग की खुरदरी दीवारों के खिलाफ खींचता रहा और उसके थके हुए शरीर पर अपनी पकड़ मजबूत करता रहा। एक बार जब मदद आ गई तो पहली गुफा बचाव करता सुसी मटा उस जगह पहुंची जहां जॉन फंसा हुआ था। अब सुबह के 12:30 हो चुके थे और जॉन 3 घंटे से उल्टा लटका हुआ था। सुसी की लंबाई केवल 5 फुट 3 इंच थी, इसलिए कॉर्क स्क्रू छेद से होकर निकलना उसके लिए बहुत आसान था। एहतियात के तौर पर उसे अपने टखनों से बांधा गया ताकि अगर वह भी फंस जाए तो वह जॉन की हालत देख सके और उसे बता सके कि वे उसे बाहर निकाल लेंगे। उसे थोड़ी राहत मिली होगी,
यह सोचकर कि पेशेवर मदद आ गई है और वह जल्द ही इस जाल से मुक्त हो जाएगा। सुसी ने उसके पैरों के चारों ओर जाल की पट्टियां बांधी और फिर उसे वापस गड्ढे में डाल दिया जहां सुरंग शुरू हुई थी। जॉन को वापस ऊपर उठाने और बाहर निकालने के लिए रस्सियों को खींचने के कई प्रयास किए गए। रस्सियों पर इतना घर्षण था कि जॉन को बाहर निकालना संभव नहीं था। वह अभी भी पूरी तरह से मदद करने के लिए अपने हाथों का उपयोग किए बिना फंसा हुआ था। कुछ चीज़ों का प्रयास करने और कई आक्रामक विकल्पों पर विचार करने के बाद जॉन को ऊपर उठाने और बाहर निकालने में मदद करने के लिए पुलिस सिस्टम को शामिल करने का निर्णय लिया गया। जब ब्रॉक क्लार्क 5 साल पहले फंसा था तब पुली का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया था। हालांकि उनके पास मदद करने की योजना थी। यह काम करने के लिए आसान जगह नहीं थी। हर उपकरण को प्रवेश द्वार से लाना पड़ता था। कॉर्क स्क्रू के दूसरी तरफ पहुंचने में लगभग 1 घंटा लगता था। सुरंग बहुत छोटी थी और केवल छोटे बिजली के उपकरण ही अंदर और बाहर ले जाए जा सकते थे। एक समय में सहायता के लिए केवल एक व्यक्ति वहां जा सकता था और उन्हें छोटे या तारदार होने की आवश्यकता थी ताकि वे प्रभावी रूप से मार्ग से गुजर सके। यह एक समान स्थिति नहीं थी। प्रत्येक पुली को स्थापित करने में बहुत समय लगता था। इस दौरान गुफावासी जॉन से बात करने की कोशिश कर रहे थे, उसे सांत्वना दे रहे थे और उसे शांत रखने के लिए कहानियां सुना रहे थे। वह एक धार्मिक इंसान था और इस अवास्तविक स्थिति में सांत्वना पाने के लिए प्रार्थना और गायन में समय बिता रहा था। जॉन पूरी रात उल्टा होकर बिताया था और इस स्थिति को झेलने के लिए उसके बॉडी बिल्कुल थक चुका था। मानव शरीर लंबे समय तक उल्टा रहने के लिए नहीं बनी है। हमारी ब्लड सर्कुलेशन हार्ट से दबाव का उपयोग करके रक्त को प्रणाली के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई है। जब आपका हृदय रक्त पंप करता है तो 4 वाल्व खुलते और बंद होते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि रक्त सही दिशा में बह रहा है, जबकि वाल्व्स और फाइब्रस वेजल्स रक्त को रोके रखने और उसे पीछे की ओर जाने से रोकने का काम करता है। यह एक तरफा प्रवाह दबाव, गुरुत्वाकर्षण और वाल्व को संतुलित करता है ताकि ऑक्सीजन सभी टिश्यूज को उपलब्ध रहे और किडनीज के माध्यम से शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकाला जा सके। जॉन का शरीर 12 घंटे से अधिक समय से गुरुत्वाकर्षण से लड़ रहा था। मस्तिष्क इस तरह से फ्लूइड प्रेशर को झेलने के लिए नहीं बनी है। उसके लंग्स में फ्लूइड जमा हो रहे थे और टॉक्सिन्स प्रॉपर सर्कुलेशन की कमी से जमा होने लगे थे। उसके ऑर्गन्स उसके लंग्स पर दबाव डाल रहे थे और प्रत्येक सांस मांसपेशियों के लिए एक थकाऊ प्रयास थी जो ऐसे काम के लिए नहीं बनी थी। उसकी सांस धीमी हो रही थी और वह पूरी रात के प्रयास से पूरी तरह से थक गया था। वह पूरी तरह से शांत और असहाय रूप से अपने पैरों को पलट रहा था। जॉन हैलुसिनेशन में चला गया था। बचाव दल को देखना कष्टदायक था। वे असहाय, थके हुए थे और खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। इस गुफा प्रणाली में हवा गर्म और नम थी। जब आप प्रतिबंधित होते हैं और हिल नहीं सकते या ठीक से सांस भी नहीं ले सकते तो शांत रहने के लिए ठोस प्रयास की आवश्यकता होती है। लेकिन बचाव दल जानते थे कि वे जरूरत पड़ने पर बाहर निकल सकते हैं। जॉन के पास वह सुविधा नहीं थी। वह सांस लेने के लिए अपनी छाती नहीं फैला सकता था और उसके आसपास की हवा धीरे धीरे अपनी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन को खो रही थी। इस दौरान एक वायर टेलीकॉम सिस्टम को नीचे लाया गया जहां जॉन फंसा हुआ था। उसकी पत्नी ने उससे बात की और उसे धीरज रखने के लिए प्रोत्साहित किया। जॉन ने उसे आश्वासन दिया कि वह जल्द ही उसके साथ बाहर निकल जाएगा। उस दिन पूरी रात कोशिश करने के बाद 4 बजे तक पुल्ली को जगह पर लगाने में सक्षम हुए। रायन सर्ज सुरंग में था। जब सिस्टम कोशिश करने के लिए तैयार था, जॉन का शरीर छेद के छोटे हिस्से में फंस गया था। इसलिए रायन को अपने पैरों को धक्का देना पड़ा क्योंकि टीम ने बाहर से खींचा। प्रत्येक जोर उसे छेद से इंच ऊपर ले गया। इस समय तक जॉन के पैर भयंकर दर्द में थे। उसके पैरों के चारों ओर घंटों तक रस्सी बांधी गई थी। बचाव दल ने उसे बाहर निकालने के लिए विभिन्न तरीकों से कोशिश की। उसके पैर पूरी तरीके से नीले हो गए थे और उसकी नसें भी नहीं चल रही थी। फिर भी प्रत्येक झटके के बाद उन्हें रुकने के लिए कहा क्योंकि इस बिंदु पर उनकी नसें बहुत संवेदनशील थी। वे एक झटके के बाद रुक गए, खुद को संभालने के लिए कुछ पल लिया और फिर कोशिश की। ऐसा लग रहा था कि ये काम कर रहा है। जॉन को आखिरकार इस छेद से बाहर निकाला जा रहा था। उसे इतना ऊपर उठाया गया था कि रायन नीचे देख सके और उससे आंख से आंख मिला सके और गैटोरेड पीने के लिए ट्यूब नीचे की ओर बढ़ा। यह प्रयास बहुत धीमा था और वे सभी इस कठिन प्रयास से थक चुके थे।
रायन सिर्फ 12 इंच ऊंची सुरंग में दब गया था और उसका सिर जॉन के पैरों के पास था। वे उसे धीरे धीरे 10 इंच की तंग दरार से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि वे उसे ऊपर उठाने में कुछ प्रगति कर रहे थे, लेकिन वे उसे बाहर निकालने के करीब नहीं थे। उसके पैर सुरंग के ऊपर की निचली छत से टकरा रही थी और उसे मोड़कर रास्ते में लाना असंभव था। अब उसके पैरों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। 19 घंटे तक उल्टा रहने के बाद बिना उसकी मदद के उसके घुटनों को एक तरफ मोड़ने के लिए वे उसे वापस रास्ते में लाने के लिए उसके पैरों को तोड़ने पर गंभीरता से विचार कर रहे थे, क्योंकि जॉन के लिए समय कम होता जा रहा था। फिर अचानक तेज दर्द के एक पल में रायन बेहोश हो गया। जब वह उठा तो उसका बहुत खून बह रहा था और वह कंफ्यूज था। गुफा में एक नेचुरल आर्ट सेक्शन में पुली को पकड़े हुए रस्सी अचानक टूट गई और पुली सीधे रायन के चेहरे पर लगी। उसके चेहरे, होंठ और जीभ को नुकसान पहुंचा था और साथ ही उसे चोट भी लगी थी। उसे वहां से जल्दी से बाहर निकालना पड़ा। जॉन वापस वहीं आ गया जहां वह सुरंग में पूरी तरह से फंसा हुआ था। उसकी भुजाओं का रक्त संचार बंद हो गया था और उसके पैर पूरी तरह से डेड हो चुके थे। वह किसी भी तरह से खुद को मुक्त करने में असमर्थ था। इस पल से जॉन जोन्स की अंतिम समय शुरू हो गई थी। रायन की जांच की गई और फिर उसे अस्पताल भेजा गया। जॉन के पिता डेव ने जॉन के साथ मार्ग में उसकी जगह ली। पुली लाइनों को फिर से स्थापित करने में 1 घंटा लगा और डेव ने जॉन के शरीर के चारों ओर एक रस्सी बांधने की कोशिश की, लेकिन रस्सी को उसके फंसे हुए धड़ से आगे नहीं ले जा सका। इसलिए हर समय डेव जॉन के साथ था। वह प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था। इस पूरे ऑपरेशन में जॉन को मदद की जरूरत थी। उसे प्रभावी ढंग से बचाने के लिए उसके 200 पाउंड और 6 फीट फ्रेम को उठाने का कोई तरीका नहीं था। बिना उसके धक्का दिए और खुद को किसी तरह से सहारा देने की कोशिश की। डेव जॉन को बांधने के प्रयास में और खुद लगभग 15 फीट तक फंसा रहा। जॉन को बचाने में मदद करने के उनके बेताब प्रयास ने उसके बेटे और खुद को खतरे में डाल दिया। ये एक विनाशकारी वास्तविकता थी। एक बार जब उसने खुद को 12 इंच की सुरंग में वापस धकेल दिया तो वह थक गया था, उसे छोड़ना पड़ा। ब्रैंडन कोल्स ने उसकी जगह ली और टेलीकॉम सिस्टम लाया गया ताकि जॉन्स का परिवार उससे बात कर सके। उसकी पत्नी एमिली ने अपने प्यार का इजहार किया और उसे आराम करने के लिए कहा। उसके सारे प्रयासों के बाद भी उसे सच में विश्वास था कि वह बाहर आ जाएगा, लेकिन ब्रैंडन देख सकता था कि यह मुमकिन नहीं था। जॉन अब प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था और पिछले कई घंटों से उसके बचने का कोई संकेत नहीं था। रायन ने बताया कि जॉन सांसों की गिड़गिड़ाहट से जूझ रहा था। अब वहां सन्नाटा था। बचाव दल गड्ढे वाले क्षेत्र में इकट्ठा हुए। गुफा के अंदर जाकर स्थिति पर चर्चा की गई। यह निर्धारित किया गया कि एक चिकित्सा पेशेवर को यह पुष्टि करने की आवश्यकता होगी कि वह वास्तव में गुजर चुका है। एक पैरामेडिक को टनल में भेजा गया ताकि उसकी मृत्यु की पुष्टि की जा सके। बुधवार 25 नवंबर को 11:56 पर जॉन जोन्स को मृत घोषित कर दिया गया। बचाव दल ने जॉन को मुक्त करने के लिए 24 घंटे लगातार काम किया, लेकिन यह उसकी उल्टी स्थिति के साथ संभव नहीं था। घड़ी टिक टिक कर रही थी और उसका समय समाप्त हो रहा था। जॉन एक उल्टी स्थिति में 27 घंटे तक जीवित रहा, जो कि संभावित रूप से अनुमानित समय से 3 गुना अधिक है। 6 बचाव कर्मी जो वास्तव में दर्दनाक टनल में जॉन तक पहुंचे वो वास्तव में वीर थे। उन्होंने खुद को जानबूझकर गुफा के एक हिस्से में रखा जो कोई ज्ञात जोखिमों के साथ अज्ञात था। वे अपने प्रयासों में निस्वार्थ थे। उन्होंने एक शांत व्यवहार बनाए रखा और एक इम्पॉसिबल बचाव को कभी नहीं छोड़ा। जब उन्होंने निर्धारित किया कि शरीर को बरामद करना असंभव होगा, जॉन को एडपुस सेक्शन में अनंत काल के लिए आराम करने के लिए छोड़ दिया गया। संपूर्ण गुफा प्रणाली कंक्रीट से बंद कर दी गई ताकि उसे फिर से कभी खोजा ना जा सके और जॉन जोन्स के जीवन की याद में वहां एक बोर्ड लगाई गई।